डियर स्टूडेंट, हम आज लेक्चर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? बेटे देखो, ये एक्सपेरिमेंट भी होता है और आप इसे 12 तक पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है इफ द फिजिकल कंडीशन, कौन सी होती है फिजिकल कंडीशन? टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा are not going to change, then the ratio of the voltage applied and current flowing through a conductor is constant. ध्यान से फिर सुने, if the physical condition of a conductor are not going to change, then the ratio of the voltage applied and current flowing through it remains constant. इस constant की जगह एक टर्म आती है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस R। तो ये ओम्स लॉ कहलाता है बेटा। सिंपल डेफिनेशन हमने आपको बताई है। ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? ये क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है बेटे? ओम। ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ओम को सिंबॉलिकल हम ऐसे भी लिखेंगे। अब हम ओम्स लॉ, कौन से सब्सटेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से सब्सटेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। अगर हम V और I, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिस मटेरियल के लिए, उसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है तो मैंने कहते हैं ओमिक सब्सटेंस। मतलब ये सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। जब V वर्सेस I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट इज कॉल्ड ओमिक सब्सटेंस, और दे आर वेरीफाइंग द ओम्स लॉ। अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, ऐसे मिलता, तो ये कहलाते हैं नॉन ओमिक। कौन से सब्सटेंस बेटे? नॉन ओमिक सब्सटेंस। ये नॉन ओमिक कैसे होते हैं? जैसे डायोड, ट्रायोड एटसेट्रा, इलेक्ट्रोलाइट एटसेट्रा। अब हम किस पे आते हैं बेटे? ओम्स लॉ को हम लेबोरेटरी में कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में कुछ सिंबल्स बताए थे, उस सिंबल्स के रिप्रेजेंटेशंस बताए थे मैंने आपको। उन सिंबल्स को यूज करके हम अपनी लेबोरेटरी में, फिजिक्स लैब में ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करते हैं उसको बताएंगे। बेटे ये सिंबल किस चीज का है? ध्यान आ रहा होगा आपके दिमाग में? यस, बिल्कुल सही। ये सिंबल किसका है? बैटरी का। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल। अब हमने एमीटर कनेक्ट करना है। एमीटर हम सर्किट में कहां कनेक्ट करते हैं? वेरी गुड, सीरीज में। और पॉजिटिव टर्मिनल कहां कनेक्ट करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव। अब जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके पैरेलल में क्या लगाएंगे? बताओ जरा जल्दी। क्या? ओ वेरी गुड, वोल्ट मीटर। क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के कहां कनेक्ट होता है बेटे? पैरेलल में। अब यहां पे जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा तो हम क्लोज करेंगे, नहीं करना होगा ओपन रखेंगे। तो क्या चीज है ये? यस, दिस इज की। क्या है बेटा? की। अब यहां पे हमने क्या किया? रेजिस्टेंस को हमें वेरी कराना है सर्किट के, तो हम क्या चीज यूज करेंगे? क्या? रियोस्टेट। क्या चीज यूज करेंगे बेटे? रियोस्टेट। ये रियोस्टेट है, ये बैटरी होगी आपकी। अब की को हमने क्लोज कर दिया। इस रियोस्टेट की फंक्शनिंग क्या है? इस रियोस्टेट की फंक्शनिंग है, ये सर्किट के रेजिस्टेंस को वेरी कराता है। जब सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो क्या चीज चेंज होगी बेटे? करंट सर्किट में। अब करंट चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? पोटेंशियल। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने का सबसे सिंपल मेथड क्या है? हम रेजिस्टेंस को पहले, करंट को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तो रियोस्टेट की हेल्प से। फिर हम क्या करेंगे? हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें हम ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करेंगे? सीरियल नंबर
V in volt, I in ampere और R in ohm। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम वोल्टेज को वेरी करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। मान ली मैंने 0.25 वोल्ट करी थी पहले, अब मैंने वोल्टेज बढ़ा के कितनी कर दी, 0.5 कर दी। मैंने देखा करंट मेरी कितनी फ्लो कर रही थी, 0.1 कर रही थी। फिर मेरी करंट कितनी होगी, 0.2। तो अब क्या होगा, जब मैं 0.1 करी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। तो इसका मतलब अगर मैं V और I के बीच में जब ग्राफ प्लॉट कर रहा था, मेरा V और I के बीच में ग्राफ कैसे आ रहा है बेटे, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये सब्सटेंस किसको वेरीफाई कर रहा है, ओम्स लॉ को वेरीफाई। अब हम ओम्स लॉ में जब हमने डिफाइन किया था, एक टेक्निकल टर्म यूज करी थी। इस टेक्निकल टर्म को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, एक सिंपल चीज बताता हूं। आपकी सिटी का एक क्राउडेड मार्केट है, वो क्राउडेड मार्केट क्या है, शाम के 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, पीक आवर। आपको जाना है मार्केट में, पर आप देखते हो मार्केट में इतनी भीड़ है, आप चल नहीं पा रहे हो, आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है। वही मार्केट सुबह 4 बजे 5 बजे आप दौड़ते हुए जा रहे हो। तो इसका मतलब जब भीड़ थी वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी कि तेजी से ना चले। अब क्या है, भीड़ आपको है ही नहीं, तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो सिंपल रेजिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लोइंग चार्ज कैरियर इनसाइड द कंडक्टर, वी कॉल इट रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस अपोजिशन है जो कंडक्टर ही प्रोड्यूस करता है, किसके पाथ में, इन द पाथ ऑफ द रेजिस्टेंस, इन द पाथ ऑफ द फ्लोइंग चार्ज कैरियर। कोई कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, हम तो यही मानते हैं ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। एक रोड है, स्मूथ रोड है, आप गाड़ी जितनी मर्जी स्पीड से भगाओ, खाली रोड है। एक रोड में गड्ढे हैं, आप गाड़ी स्पीड से भगा ही नहीं सकते, क्या रोड खाली है, क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस है। तो रेजिस्टेंस इज सिंपली द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लोइंग चार्ज कैरियर इनसाइड द कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन यूज कर रहे हैं बेटे। इस कंडक्टर की लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। आपने जो मटेरियल यूज किया है उसकी नेचर क्या है। सेकंड थिंग आता है, अब एक बात सुनो, अगर मैं जिस क्राउडेड मार्केट में जा रहा था उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऑब्स्ट्रक्शंस, मेरे को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस एक एंड से दूसरे एंड पे जाना सहन करनी पड़ेगी। और उस मार्केट की अगर डिस्टेंस कम होता तो मुझे कम ऑब्स्ट्रक्शन सहन करनी पड़ती। इस तरह रेजिस्टेंस फर्स्ट फैक्टर किस पे डिपेंड करा, फर्स्ट किस पे डिपेंड किया, नेचर ऑफ मटेरियल। मैं किस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड थिंग क्या है, एक रोड तो नैरो है और एक रोड ब्रॉड है। जो नैरो रोड में होगा उसमें चलना मुझे मुश्किल होगा, अगर ब्रॉड रोड होगी तो मेरा चलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मैं ओवरटेक भी कर सकता हूं। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम ये नेचर ऑफ मटेरियल तो छोड़ दो, अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं, दैट इज L अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो को क्या कहते हैं बेटे, रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है बेटे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मैं रो को लिखना चाहूं तो रो कैसे लिखा जाएगा, RA अपॉन L। साहब इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आ गई बेटे, ओम इंटू मीटर। ठीक बेटा। अब अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहता हूं, अगर मैं एक जो मटेरियल यूज कर रहा हूं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है
उसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, R1/1 रो इज इक्वल टू R। अगर एक ऐसा मटेरियल जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो उसका रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या आता है, जो रेजिस्टिविटी है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब क्या है, एक वायर है ना, ये मैं एक पेन को बता रहा हूं, ये वायर है, इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, मैंने खींच दिया इतना, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। मैं उस वायर को लंबा कर दूं, उस वायर के छोटे टुकड़े काट दूं, रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज्ड, और जबकि रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बेटे, चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, इट्स अ फिक्स फॉर वन मटेरियल। पर दोनों की प्रॉपर्टी में क्या आता है, जैसे रेजिस्टेंस तो, लेकिन टेम्परेचर के साथ बोथ, क्या अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, क्या हम रेजिस्टिविटी की बात करें, दोनों टेम्परेचर के साथ क्या करती है बेटे, वेरी करती है। इस रेजिस्टिविटी, जो हमने रेजिस्टिविटी टर्म यूज कर रहे हैं ना, हमारे पास हम मटेरियल की बात करेंगे, किसकी, मेटल, किसकी, मेटल की। हम किसकी बात करेंगे, एलॉय की। हम किसकी बात करेंगे, इंसुलेटर की। मेटल और एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इसलिए मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करके बनाए जाते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी मेटल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होती है 10⁻7 ओम मीटर टू 10⁻12 ओम मीटर, बहुत हाई होती है। इसलिए करंट को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। इसी रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम एलॉय को डिस्कस करते हैं। एलॉय क्या है, दो या दो से ज्यादा मेटल है, इनकी रेजिस्टिविटी अपनी जो मेटल्स को कंबाइन किया उससे ज्यादा है। इसलिए एलॉय जो होते हैं ना, बर्न नहीं होते ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बर्न का मतलब ऑक्सीडाइज। तो इसलिए इन मटेरियल एलॉय को हम डिफरेंट प्रैक्टिकल पर्पसेस में यूज करते हैं। आगे हम चैप्टर में इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटे जो मैंने आपको बताया, आज क्या बताया, ओम्स लॉ बताया। ओम्स लॉ के बाद मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, और रेजिस्टेंस के बाद मैंने पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया। उसके बेसिस पे मैंने आपको मटेरियल्स बताया। बेटे अगर मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगना है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।